शादी वाले दिन घर की मुलाजमा मेरे पास बैठ गई और मुझे गिफ्ट दिया। तभी सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मेरी शादी नवाब खानदान में हुई थी। हर कोई मुझे मुंह दिखाई में हजारों रुपए दे रहा था। सास ने उस मुलाजमा को घर से निकाल दिया। एक दिन बाजार गई तो वही मुलाजमा मिल गई। बोली, मेरा गिफ्ट खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। घर आकर मैंने वो गिफ्ट खोला तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरी सास आज फिर से मुझे देखने के लिए लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे यकीन था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़के वालों को फोन करके माजरत कर ली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देती थी। मुझे उनके प्यार पर किसी किस्म का कोई शक्को शुबा नहीं था, क्योंकि अम्मी की वफात के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। वो मेरी दोस्त थी, गमख्वार थी और माँ भी थी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी, क्योंकि शायद उन्हें तन्हाई से डर लगता है, जबकि इस भरी दुनिया में फकत तुम ही तो हो जो उनको समझती हो, अपना सारा वक्त उनको देती हो। मैं अपनी दोस्तों की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सब समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐरे गैरे से नहीं ब्याना चाहती, वो मेरे लिए कोई बहुत ही खास सा लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब भी दादी ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी दोस्तें ठीक कहती थीं? अब्बू शाम में घर आए तो दादी से पूछा कि आज जो लोग हमारी रानिया को देखने आए थे वो कैसे लगे आपको। दादी कहने लगी, अरे दफा मारो उनको, न जाने कहां से उठकर आ गए थे। वो बिल्कुल कंगले थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। मैंने महसूस किया था कि अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने लहजे को धीमा रखकर बोले, अम्मी, आपको याद है ना, रानिया पूरे 24 बरस की हो गई है। अब इसके लिए रिश्ते आते हैं। एक साल गुजर गया तो लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे, फिर आप इसके लिए कहां से रिश्ता ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं रानिया की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने इसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है शफीक, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसकी शादी वहीं करूंगी जहां मेरा दिल मानेगा। मैं इसे तुम्हारे तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अब्बू बोले, अम्मी, अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद ही न आया तो क्या होगा। दादी बड़े इत्मीनान से बोली कि फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बिठाए रखूंगी। इसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं इसे अपने साथ रखूंगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दोस्तों की पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त थी। दादी मुझे ब्याना ही नहीं चाहती थी ताकि वो तन्हा ना रह जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी, जबकि मेरी सारी हम उम्र लड़कियां ब्याई जा रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी। काश वो मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे ये सब तो ना सहना पड़ता। खैर, इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, रानिया, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं दादी, मुझे नहीं तैयार होना। आपको कौन सा लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बिला वजह तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे इल्म है कि आपने इस बार भी इनकार ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, हो सकता है ये लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाओ। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था कि इस बार भी दादी इनकार कर देंगी, मगर फिर भी उनकी खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। कहने लगी कि हमें तो रानिया बहुत ही अच्छी लगी है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 10,000 निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इस कदर तेजी पर बौखला कर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वो पैसे रख लेने का इशारा किया था।
मैं वो पैसे थाम कर किचन में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे रिश्ते के लिए लड़का पसंद कर लिया था? मुझे तो खुशी हो रही थी, मगर मैं दादी पर अभी भी यकीन नहीं कर सकती थी। वो किसी भी लम्हे अपना फैसला बदल सकती थी। खैर, वो लोग वापिस चले गए थे। अब्बू जब शाम के वक्त काम से आए तो दादी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो शफीक, मैंने रानिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। अब्बू ने मेरी जानिब मुस्कुराकर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा अम्मी, ये तो बताएं, उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको भाग गई? दादी कहने लगी, वो लोग हमारे शहर के नवाब हैं। अब्बू के चेहरे की रंगत बदल गई थी, उनकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। वो बेयकीनी से बोले, अम्मी, मगर ये सब? दादी ने अब्बू के लबों पर हाथ रख दिया था। वो कहने लगी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। मुझे 100% यकीन था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो, मेरी सुनी गई। अब्बू ने नफी में सर हिला दिया और बोले, नहीं अम्मी, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूंगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उनके साथ। बेजोड़ के रिश्तों में हमेशा औरत को ही दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला कि वो लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस शफीक, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने रानिया का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है, मेरा इतना तो हक बनता है ना। अब्बू चुप कर गए थे, मगर उनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुतमईन नहीं थे। मैं अब ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया था कि नवाब अमीर थे? मेरी दादी तो बहुत कनात पसंद थी। उन्होंने हमेशा गुर्बत में जिंदगी बसर की, मगर लबों पर कभी शिकवा नहीं आया। सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करती रही थी, और मेरी बार उन्होंने हर वो रिश्ता ठुकरा दिया था जो जरा मुतवस्सिल लोग होते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घर से रिश्ता आया था, तो उन्होंने फौरन से हाँ कह दी थी। रात के वक्त अब्बू मेरे कमरे में आए थे। मुझसे कहने लगे, रानिया, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता कबूल किया है, उसके मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, अब्बू, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। अब्बू मुस्कुराने लगे थे। वो बोले, मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूं, उन लोगों के शान शान जहेज नहीं बना पाऊंगा। उन लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मकाम है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर ताने सुनने पड़ेंगे। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में हो। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, अब्बू, ये बातें आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूंगी। अब्बू मेरे सर पर प्यार देकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं इल्म कि दादी और अब्बू में क्या बात हुई और क्या नहीं। अब्बू अब रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुरालियों ने कहा था कि वो जहेज के नाम पर एक सुई लेने के भी रवादार नहीं है, और शादी भी सादगी से करना चाहते थे। अब्बू को इन बातों ने भी परेशान किया था, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी। मुझे खूब सजाया गया था। रुखसती के वक्त दादी मेरे पास आकर कान में बोली, तुम नवाबों की हवेली जाकर बहुत मोहतात रहना, उन लोगों में रच बस जाना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती रहना, और फिर जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह लेकर आया करना, मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की जानिब देखा था। क्या दादी इस कदर लालची बन गई थी? वो मुझसे पैसों का तकाजा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने इसी मकसद के तहत की हो। खैर, मैं दिल में हजारों वसवसे लेकर नवाब हवेली रुखसत होकर आ गई थी। मुझे इस बात की फिक्र थी कि न जाने मेरा शोहर कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। वो बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो रानिया? ये शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नजर उठाकर अपने शोहर को देखा। मैं पहली नजर में ही फिदा हो गई थी। वो बहुत ही खूबरू नौजवान था। अलीम धीमे लहजे का मालिक था। मैंने शुक्र अदा किया था कि वो कोई रवायती नवाब नहीं था।
میں نے سن رکھا تھا کہ نواب لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ علیم کہنے لگا، رانیہ، ہماری حویلی میں تمہیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی، میرا ہم سفر ایک اچھا انسان تھا۔ اگلی صبح میں بن ٹھن کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سب مجھ پر صدقے واری جا رہے تھے۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے جو بھی دیکھتا ہزاروں کے نوٹ تھما دیتا تھا۔ میں نے علیم سے اس متعلق پوچھا تو کہنے لگا، یہ ہمارا رواج ہے، نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں وہ سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی، تب مجھے دادی کی بات یاد آئی تھی۔ یہ پیسے مجھے ان کو دینا تھے۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی۔ اگر علیم یا اس کے گھر والوں نے اس متعلق مجھ سے پوچھ لیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ میری جانب بڑھی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں مسکرا کر بولی، آپ مجھے اچھے نصیب کی دعا دے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور مجھے دعا دینے لگی تھی۔ تبھی گھر کی باقی ملازمائیں بھی وہیں آ گئیں۔ سب کی سب ایک لائن میں کھڑی ہو گئیں، ایک ایک آگے بڑھتی اور مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا کہ آیا مجھے گھر کی ملازماؤں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں۔ میری ساس نے مجھے تحائف لینے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب وہ چلی گئیں تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، تحفہ ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحفے میں ہے کیا اور دے کون رہا ہے۔ تم نے یہ تحائف لے کر بہت اچھا کیا۔ اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا کہ گھر میں مالکن نے ہمارا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا دی تھی۔ میری ساس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والی ملازمہ میرے قریب ہو کر بولی، بیگم صاحبہ، میرا نام عظمیٰ ہے۔ میں آج تو آپ کو کچھ بھی دے نہیں پائی، لیکن میرا نام یاد کر لیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں نے عظمیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ نے مجھے دعا دے دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور بلا وجہ خود کو پریشان مت کریں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے ہمراہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حویلی میں بہت سے لوگ مقیم تھے۔ میری ساس سسر، ان کے 2 بھائی، پھر ان کی اولادیں، سب کے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہو بہو کہہ کر نہیں تھکتے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن عظمیٰ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیگم صاحبہ، اگر آپ کی ساس یا شوہر آپ سے کہیں کہ آ جاؤ تمہیں اس حویلی کا تہہ خانہ دکھائیں تو ان کی بات ہرگز مت مانیے گا، ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہہ کر گئی ہے۔ میرے دل میں ڈھیروں وسوسے جا گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عظمیٰ سے پوچھ کر رہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں میرا شوہر آ گیا تھا۔ وہ بولا، تم اتنی پریشان سے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ علیم کو پتہ چل سکے کہ مجھے عظمیٰ نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ خیر، میں سارا دن عظمیٰ سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتی رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ کبھی کچن میں دوسری ملازماؤں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تو کبھی لاؤنج میں گھر کے مالکوں کے سامنے صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی۔ رات کے 10 بجے تک میں موقع تلاش کرتی رہی تھی، مگر جب ناکام ہوئی تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صبح جا کر میں عظمیٰ کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اس سے دریافت کروں گی کہ اس نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا تھا۔ صبح جب میں اور علیم ناشتے کے لیے کمرے سے نکلے تو عظمیٰ لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، عظمیٰ، تم میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جانا، میں ناشتے سے فارغ ہو جاؤں تو پھر تم سے تفصیلی صفائی کرواؤں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولی، رانیہ، ٹیبل پر جتنے بھی برتن پڑے ہیں سب کے سب اٹھا کر کچن میں رکھ دو۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا کہ برتن دھو کر بھی رکھ دینا۔ ابھی کچھ دن آرام کر لو، پھر تمہیں خود کو اچھی بہو بھی تو ثابت کرنا ہے۔
अलीम जल्दी से बोल पड़ा था। वो कहने लगा, अम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी बीवी क्यों? मेरी सास के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, तुम्हारी भाभियां बहुत अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना हो तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तफरीह के लिए घर में फूट डलवाती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की जानिब देखा था। मुझे उनसे ऐसी बातों की तवक्का नहीं थी। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने बामुश्किल अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी थी। मैं इस काम से फारिग हुई तो अपने कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद वहां पर उज़्मा भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने ये लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुंह दिखाई का तोहफा दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पलट कर देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मेरी सास बड़े मसरूफ से अंदाज में मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। जब उसने मेरे हाथ में उज़्मा का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वो खौफ से चीख पड़ी और वो लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं सदका कर दूंगी। फिर उज़्मा की जानिब देखकर पूछा, इस लिफाफे में पैसे ही है ना? उज़्मा बेतहाशा डरी हुई थी। वो बोली, जी बेगम साहिबा, पैसे ही हैं। इतनी देर में अलीम भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फौरन मेरे शोहर को इशारा किया तो वो जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। अगले दिन से वो मुलाजमा गायब हो गई थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने पर बताई थी कि उज़्मा कुछ दिन की छुट्टी पर अपने वालिदैन के गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने हैरान निगाहों से अपनी सास की जानिब देखा था। दिल में सोचा कि उज़्मा को भी अपने गांव अभी ही जाना था। मुझ पर घर के इतने काम आन पड़े कि मैंने उज़्मा के इस तरह से अचानक गायब होने को भी नजरअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थीं, जबकि मुझे मुलाजमों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतना काम करने की आदत ही नहीं थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकवा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत हमसे 1000 गुना बेहतर थी? अगर मेरी शादी अपने जैसे ही लोगों में हुई होती तो मुझे ये सब न सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में अलीम कमरे में आ गया था। वो मेरा उदास चेहरा देखकर गमजदा हो गया था और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आन पड़ा है। तुम इस सारी सूरत हाल से नाखुश हो। मैंने अम्मी से बात की थी। वो कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन इसकी आजमाइश करने दो। रानिया, तुम अम्मी के इकलौते बेटे की बीवी हो। वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज्यादा अरसे तक नहीं कर पाएंगी। वो ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सकें कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं अलीम की उन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी। यूं ही घर के कामों में मसरूफ 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन अलीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया था। वो बोला, देखो, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वो तो नहीं है जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, ये आंखों के गिर्द स्याह हल्के, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मैं बोली, अलीम, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। मैं क्या करूं? अलीम बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। मैं हंस दी और कहा, इस चीज की इजाजत मिल जाएगी आपको? खैर, अलीम सच में मुझे अपने साथ ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह से खाना खिलाया था। फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले गया। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में चली गई तो अलीम बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने बाजू से हिलाया था। मेरे तो ओसान खता हो गए थे। जल्दी से मुड़कर देखा तो वहां पर मुलाजमा उज़्मा खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोलकर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी।
इतना कहकर वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। उज़्मा तो उसी शहर में है, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था? फिर उज़्मा बार-बार मुझे ये क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? ज़रूर हालात कुछ पेचीदा थे। मैंने सोच लिया था कि वो लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर रहूंगी। जैसे ही अलीम जूस लेकर आया, मैंने उसे घर चलने को कहा। वो हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े खरीद लो, फिर चले जाएंगे। मैंने नफी में सर हिलाया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में शदीद दर्द है। अलीम कुछ परेशान तो हुआ था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था। थकान से मैं चूर थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। और फिर आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वो लिफाफा मुझे सास के बिस्तर के नीचे से मिला था। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जूं ही लिफाफा खोला, कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे झंझोड़ डाला था। उस लिफाफे में कुछ तस्वीर थी, मेरे अब्बू की और मुलाजमा उज़्मा की। शादी की तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या उज़्मा मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था? मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें देखना शुरू कर दी थी। इसमें निकाहनामा भी मौजूद था। निकाहनामे पर मैंने नाम देखा तो सकते में आ गई थी। उज़्मा बिनते नवाब हाशिम खान। हाशिम तो अलीम के दादा का नाम था। फिर क्या उज़्मा अलीम की फुफ्फो थी? मैं ये सब देख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सारी चीजें छुपा दी और दरवाजा खोल दिया तो सामने अलीम खड़ा था। वो मेरे चेहरे की जानिब देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली कि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। अलीम बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी फुफ्फो उज़्मा को घर की मुलाजमा बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती क्या? अलीम फटी फटी निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा था। बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत अलीम के सामने कर दिए थे। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? अलीम बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अलीम मेरे साथ था। मैंने ये सारी चीजें छुपा ली थी। शाम के 7 बजे मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें तहखाना भी दिखा दूं। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी हो। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी थीं। मैं बोली, आप चले, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और अलीम को बता दिया कि आपकी वालदा मुझे तहखाने में लेकर जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे यहीं से तलाश कर लेना। अलीम को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे तहखाने ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझे कमरे की जानिब धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं थर थर कांप रही थी। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि हर सू अंधेरा फैल गया था। बहुत देर गुजरी जब किसी ने दरवाजे को खोल दिया था। मेरे रूबरू अलीम खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। लाउंज में सब लोग जमा थे। अलीम बोला, अम्मी, ये मेरी बीवी नीचे तहखाने में थी, इसको वहां किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि रानिया घर के मुलाजिम के साथ भाग गई है। आपने इस कदर झूठ क्यों बोला मुझसे? मेरी सास बहुत घबरा गई थी। वो बोली, ये भागने लगी थी, मैंने बदनामी के डर से इसे बंद कर दिया। अलीम धाड़ कर बोला, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा था। वो बोला, मैंने कहा था ना तुम्हारी अम्मी को कि इसे तहखाने में बंद कर दो। वजह जानते हो क्या है? ये लड़की रानिया तुम्हारी फुफ्फो उज़्मा की बेटी है। अब्बू इससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके नाम कर दिया था। मगर पता है उसने क्या किया? एक क्लर्क के साथ भागकर शादी कर ली। हम उसे पकड़कर खानदान में वापस लाना चाहते थे, मगर अब्बू ने मना कर दिया और बोले, अगर वो ऐसे खुश है तो ऐसे ही ठीक है। हम भाई हाथ मलते रह गए थे, मगर फिर कुछ ही अरसे के बाद अब्बू का इंतकाल हो गया तो हम उज़्मा को जबरदस्ती हवेली में ले आए। तब हमें पता चला कि उसकी तो एक बेटी भी है। सारी जायदाद उज़्मा ने अपनी बेटी के नाम कर दी थी। 25 साल के बाद वो जायदाद की हकीकी मालकिन बन सकती थी। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उज़्मा को घर की मुलाजमा बना लिया। फिर अब हमने तुम्हारी शादी उज़्मा की बेटी से फकत इसलिए की थी ताकि हमें हमारी जायदाद वापस मिल सके।
मगर तुम्हारी अम्मी ने महसूस किया था कि उस्मा अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी हवेली भिजवा दिया गया और रानिया को तहखाने में डाल दिया गया, ताकि जब वो 25 बरस की हो जाए, जायदाद हथिया कर उसका सफाया कर दिया जाए। मैं तो ये बातें सुनकर कांप रही थी, जबकि अलीम बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपना वालिद कहते हुए। आप जायदाद की लालच में इस कदर अंधे कैसे हो गए थे? आपने रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया। अलीम मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर ले आया था। उसने दूसरी हवेली से मेरी अम्मी को लिया और अब्बू के घर आ गया। अम्मी और अब्बू 27 बरस बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। तब दादी बोली, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों कर देती थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी रानियां ही कर सकती थी। अब दादी को ये कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वो अपनी पोती से हाथ धोने वाली थी। खैर, अल्लाह ने अपना करम किया और हम सब एक हो गए। अलीम ने अपने वालिदैन से किनारा कशी कर ली है और अब हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।